चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ हार्मोन। गाइस इस लेक्चर में हम टू द पॉइंट कंटेंट के बारे में बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम रिलेवेंट है और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि क्वेश्चंस बार-बार जिन टॉपिक्स से फ्रेम किए जाते हैं। गाइस हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ 2 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स के बारे में डिस्कस फर्दर करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं प्लांट्स हार्मोन से। प्लांट हार्मोन में हम देखते हैं कि ये एक तरीके से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। कौन? प्लांट हार्मोन, जो पौधों में विकास, इनका वृद्धि और विभिन्न प्रक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। इन्हें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहा जाता है। ठीक है? किनको? प्लांट हार्मोन को। बात करें एनिमल हार्मोन्स की, एनिमल हार्मोन्स की, ठीक है? तो ये शरीर में बनने वाले रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, यानी कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को कंट्रोल और संतुलित करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। चलिए बात करते हैं प्लांट हार्मोन में आने वाले फर्स्ट हार्मोन की, जिसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है? ये क्या करता है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये एक वृद्धि कारक हार्मोन है, ठीक है? ये एक वृद्धि कारक हार्मोन है। ये बात करें यह इसका जो फॉर्मेशन प्लेस है, यानी कि निर्माण स्थल, इसका जो निर्माण स्थल है पौधों की कोमल टहनियों टहनियों और पत्तियों यानी कि लीव्स और बढ़ने वाले भागों यानी कि एपिकल बर्ड्स एपिकल बर्ड्स में होता है। अगर इनके फंक्शन की बात करें यानी कि कार्य की बात करें तो इसका जो ऑक्सिन का जो कार्य है, ऑक्सिन का कार्य क्या है कि ये सेल ग्रोथ में मदद करता है। सेल ग्रोथ के लिए ये हेल्पफुल हार्मोन है, यानी कि कह सकते हैं कोशिका वृद्धि के लिए, कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, जड़ों का विकास करता है, जो रूट्स होती है उनका डेवलपमेंट करता है, उनको बढ़ने में सहायक करता है। फोटोट्रॉपिज्म यानी कि फोटो फोटोट्रॉपिज्म यानी कि प्रकाश की ओर तने को झुकने में मदद करता है। जो स्टेम्स होती है, जिधर प्रकाश होगा उधर उधर पौधों को झुकाने में ये मदद करता है। जियोट्रॉपिज्म की बात करें, यानी कि जियोट्रॉपिज्म की बात करें तो ये जड़ों को नीचे की ओर बढ़ाने में मदद करता है और पत्ती को झड़ने से रोकता है। कौन? ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे कि अगर इसके नेक्स्ट जो हार्मोन आता है जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा? जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है? ये एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कि वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करता है। इसके अगर फॉर्मेशन प्लेस की बात करें, इसके अगर निर्माण स्थल की बात करें, तो ये कोमल टहनियों में तो होता ही है, जो कि ऑक्सिन हार्मोन भी होता है, लेकिन साथ ही यह जड़ों यानी कि रूट्स और सीड्स यानी कि बीजों में भी होता है। रूट्स और सीड्स दोनों जगह जिब्रेलिन हार्मोन होता है। वर्किंग फॉर्मेशन की बात करें, अगर वर्किंग फॉर्मेशन की बात करें तो यह सीड जर्मिनेशन यानी कि बीजों के अंकुरण को तेज करता है। स्टीम एलोंगेशन स्टीम एलोंगेशन एलोंगेशन यानी कि लंबाई को बढ़ाने में सहायक होता है। और फ्रूट डेवलपमेंट, फल का विकास करने में यानी कि उनको आकार देने में भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? जिब्रेलिन। आप नाम से ही पकड़ सकते हैं, जिब्रेलिन यानी कि जेब्रा। ओके। और लीव्स का एक्सपेंशन करता है, यानी कि पत्तियों का विस्तार करता है। लीफ का एक्सपेंशन करता है, पत्तियों का विस्तार करता है, पत्तियों को बड़ा करने में मदद करता है। और फ्लावरिंग यानी कि फूलों का बनना भी इसी हार्मोन की देन है। फूल बनने की जो प्रक्रिया को बढ़ावा देना भी इसी हार्मोन की देन है, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर हम जिब्रेलिन हार्मोन को ऐसे समझ सकते हैं कि अंगूर और सेब के फलों का आकार बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है कौन सा हार्मोन? प्लांट हार्मोन में ही साइटोकाइनिन हार्मोन। थर्ड आता है
साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है। साइटोकाइनिन पौधों की वृद्धि और विभाजन में तो सहायक होता ही है, जो कोशिका विभाजन और अन्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। सबसे ज़्यादा अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो यह सेल डिवीज़न, किसको? सेल डिवीज़न को बढ़ावा देता है। ठीक है? कौन? साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। ठीक है? अगर हम इसके निर्माण स्थल की बात करें, इसके फॉर्मेशन प्लेस की बात करें, तो यह जड़ों के बढ़ते भागों में होता है। कहाँ पर होता है? जड़ों के बढ़ते भागों पर होता है। ठीक है? बढ़ते भागों पर होता है, यानी कि रूट पार्ट्स में होता है, जहाँ पर रूट की ग्रोथ हो रही है। यह पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित किया जाता है। इसका जो विशेष कार्य है वो सेल डिवीज़न है। विशेष कार्य की बात करें तो वो है कौन सा? सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न। ठीक है? और कोशिकाओं के विभाजन को बढ़ावा देना है इसके हिसाब से। नेक्स्ट इसका पत्तियों का हरा रहना। ठीक है? इन इसके माध्यम से पत्ती जो है वो हरी भरी रहती है। शूट का ग्रोथ होना, यानी कि तनों और शाखाओं के विकास को बढ़ावा देता है। फ्रूट और यानी फल और बीज का विकास होना, यानी कि एंड फ्रूट एंड सीड्स, इनका डेवलपमेंट होता है। फू और पोषक तत्वों का परिवहन भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है? अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, किसके? साइटोकाइनिन के, तो इसका एग्जाम्पल है जियोटिन। क्या? जियोटिन, जियोटिन, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है? तो हमने साइटोकाइनिन की बात की। नेक्स्ट आता है एब्सिसिक एसिड हार्मोन। एब्सिसिक एसिड एक प्रमुख पादप हार्मोन है, जो पौधों में विपरीत परिस्थितियों में निपटने में मदद करता है और वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। यानी कि यह सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है इसका? यह है वृद्धि को रोकता है। ठीक है? वृद्धि को रोकता है कौन? एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। यह एक तनाव हार्मोन है। क्या है? यह एक तनाव हार्मोन है के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है? अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें, कहाँ पर बनता है ये? तो यह पत्तियों, तनों और जड़ों में बनता है। इसके जो कार्य हैं वो जैसे कि स्टोमेटा बंद करना। क्या? अगर हम इसके कार्यों की बात करें, किसके? एब्सिसिक एसिड के कार्यों की बात करें, तो इसका जो कार्य है वो स्टोमेटा बंद करना। ये क्या होता है स्टोमेटा बंद करना? यानी कि सूखे की स्थिति में पानी के नुकसान को रोकता है। सही से लिख देता हूं मैं। स्टोमेटा स्टोमेटा को बंद करता है, यानी कि सूखा अगर हो जाता है, सूखा अगर पड़ जाता है, तो यह पानी के नुकसान को रोकता है। किस में से? प्लांट्स में से। दूसरा है इसका कार्य सीड डोरमेसी, सीड डोरमेसी। ठीक है? जो क्या करता है? बीजों को सुप्त अवस्था में, यानी कि बीजों के अंकुरण को रोकने का काम करता है। भाई इसका जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, एब्सिसिक एसिड का मेन फंक्शन क्या था इसका? ये वृद्धि को रोकता है और हर चीज में ये रुकावट पैदा करेगा। ठीक है? अब जैसे कि बीजों के अंकुरण को रोकता है, सूखे की स्थिति में पानी के नुकसान को रोकता है। ठीक है? फल और पत्तियों का झड़ना, यानी फलों और पत्तियों के झड़ने में मदद करता है, यानी कि उनकी जो ग्रोथ हो रही है उसको भी एक तरीके से ये रोकता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। और तनाव प्रतिक्रिया, यानी कि स्ट्रेस रेस्पॉन्स होता है इसमें। कौन सा? स्ट्रेस रेस्पॉन्स। यानी कह सकते हैं सूखे, ठंड और अन्य विपरीत परिस्थितियों में पौधे को बचाने में सहायक होता है। इम्पोर्टेंस इसका यही है कि यह प्लांट्स को जो विपरीत यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में टिकने में मदद करता है। बीजों और कली के समय पूर्व अंकुरण को भी रोकता है। तो कह सकते हैं ऑल इन वन अगर हम कहें तो यह एक तरीके से वृद्धि को रोकता है। ठीक है? कौन? एब्सिसिक एसिड। अगर नेक्स्ट हार्मोन की बात करें प्लांट हार्मोन में ही,
नेक्स्ट आता है इथाइलिन हार्मोन। ठीक है, इथाइलिन क्या करता है, ये एक तरीके से गैसियस हार्मोन है। कौन सा? एक तरीके से ये कह सकते हैं हम, ये गैसियस हार्मोन है, गैसियस हार्मोन है। 1 सेकेंड, गैसियस हार्मोन है। ठीक है, यानी कि फलों को पकाने में मदद करता है। कौन? इथाइलिन हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके निर्माण स्थल की, यानी कि कहाँ से फॉर्म होता है, तो यही वही फलों, पत्तियों और तनों में होता है। सबसे इसका महत्वपूर्ण कार्य तो फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है, और जो भी है, जो नॉर्मल वर्किंग है इसकी, जैसे पत्तियों और फूलों के गिरने में सहायक होता है। कुछ पौधों में फूल बनने को प्रेरित करता है, यानी कि फ्लावरिंग के काम भी आता है। तो यह एक तरीके से इथाइलिन हार्मोन का वर्क होता है। मेन इंपॉर्टेंट वर्क क्या है कि ये एक तरीके से गैसियस हार्मोन है और ये फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, चलिए प्लांट हार्मोन की जो हमने बात की थी, तो हमने यहाँ पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लांट हार्मोन के जो ऑक्सिन हार्मोन है, हमने 5 कैटेगरीज़ में इनको, 5 जो 6 कैटेगरीज़ हैं उनको यहाँ पर ये शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं। जैसे ऑक्सिन हार्मोन की बात करें, ऑक्सिन हार्मोन की बात करें, तो यह एक तरह के वृद्धि हार्मोन है। प्रकाश की और प्रतिक्रिया, यानी कि फोटोट्रॉपिज्म में ये शामिल होता है। नेक्स्ट बात करें जिब्रेलिन हार्मोन की, तो जिब्रेलिन जो है वो ये वृद्धि हार्मोन है, ये भी एक तरीके से, लेकिन यह अंकुरण और फूलों के विकास में सहायक होता है। यानी कि ज़ेब्रा की तरह ये वृद्धि करता है, किसमें? अंकुरण में और फूलों के विकास में। साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकिनिन सेल डिवीज़न को बढ़ावा देता है। मेन इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो क्या है इसका, साइटोकाइनिन का? वो सेल डिवीज़न को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो यह एक वृद्धि को अवरुद्ध करने का काम करता है, यानी कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। क्या हार्मोन है? स्ट्रेस हार्मोन है। ये वृद्धि को अवरुद्ध करने का काम करता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। बात करें नेक्स्ट इथाइलिन हार्मोन की, एथिलीन हार्मोन की, तो यह एक गैसियस हार्मोन है और यह फलों के पकने में सहायक होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड इन हार्मोन्स के जो भी रिस्पॉन्सिबल वर्किंग कंडीशंस हैं, वर्क्स हैं, हमने उसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। गाइस अब बात करते हैं एनिमल हार्मोन्स की। एनिमल हार्मोन्स जो है वो गाइस, ये ग्लैंड्स के द्वारा स्त्रावित होते हैं। किसके द्वारा? ग्लैंड्स, यानी कि ये ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होते हैं। किनके द्वारा? ग्रंथियों के द्वारा। ठीक है, हम बात करते हैं ग्लैंड्स की, तो ये 2 तरीके से होती, 2 टाइप्स की होती है। कौन-कौन सी? एक एंडोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन। एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एक तरीके से ये हार्मोन का स्त्राव करती है और इस रक्त में सीधे स्त्रावित करते हैं। ये जो है ये हार्मोन का तो स्त्रावित करती है और ये ब्लड में सीधे ही स्त्रावित हो जाती है। ठीक है, यानी कि हम इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। किनको? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम इन्हें क्या कह सकते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स। ओके, अब बात करते हैं यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियों की। एंडोक्राइन ग्रंथियां वह अंग है जो शरीर में हार्मोन का उत्पादन और सेक्रेशन यानी कि स्त्राव करती है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो हार्मोन का निर्माण और स्त्रावन हो गया, और शरीर के में विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं जैसे कि वृद्धि, विकास, ऊर्जा, तनाव की प्रतिक्रिया और प्रजनन को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, इसके जो भी इनकी जो ग्लैंड्स हैं तरह-तरह की, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मतलब इसी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो अन्य ग्रंथियाँ आती है, जैसे कौन-कौन सी? पिट्यूटरी हो गई, थायरॉइड ग्लैंड्स हो गई, पैराथायरॉइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, ठीक है, गोनाड्स, ठीक है, गोनाड्स, ठीक है। तो ये सब एंडोक्राइन में आता है। नेक्स्ट आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथियां। ठीक है,
तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वे होती हैं जो अपने सेक्रेशंस को शरीर की बाहरी सतह या आंतरिक अंगों में सीधे डक्ट्स के माध्यम से भेजती है। ये एक तरीके से एंजाइम का स्त्रावन करती है। किसका? एंजाइम का। ये एक तरीके से एंजाइम एंजाइम 1 सेकेंड। एक तरीके से ये एंजाइम का सेक्रेशन करती है। ठीक है? एंजाइम का स्त्रावन करती है और ये सीधे डक्ट के माध्यम से होती है। भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो एक तरीके से डक्टलेस ग्लैंड है, यानी कि ये रक्त में सीधे स्त्रावित होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो कि हार्मोन का स्त्रावरण करती है। लेकिन अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें यानी कि बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों की बात करें, तो ये एंजाइम्स का स्त्रावन करती है और ये डक्ट्स के माध्यम से स्त्रावित होती है। इनका जो कार्य है वो सेक्रेशन का निर्माण और शरीर के विभिन्न भागों में उनके स्थानांतरण के लिए डक्ट्स का उपयोग किया जाता है, यानी कि नलिकाओं का यूज़ किया जाता है। शारीरिक कार्यों के लिए यानी विशेष पदार्थों जैसे कि एंजाइम, पसीना या आंसू का निर्माण करना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होता है। ठीक है? सबसे अगर ग्रंथियों प्रमुख ग्रंथियों की बात करें तो पसीना ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ यानी कि सैलिवरी ग्लैंड, जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, टीयर ग्लैंड्स यानी कि आंसुओं की ग्रंथियाँ और मैमेरी ग्लैंड्स यानी कि काटने वाली ग्रंथियाँ, ये सब जो हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आती है। गाइस, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड को और सब कैटेगराइज किया गया है। ठीक है? चलिए सबसे पहले देखते हैं थायरॉक्सिन। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सबसे पहले जो नलिका विहीन यानी कि डक्टलेस ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन में आती है। किस में आती है? एंडो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आती है। ठीक है? तो सबसे पहले कौन किसकी बात कर रहे हैं हम? सबसे पहले बात कर रहे हैं थायरॉक्सिन की। किसकी? थायरॉक्सिन। ठीक है? थायरॉक्सिन ये एक तरीके से एक महत्वपूर्ण हार्मोन है थायरॉक्सिन, जो थायरॉयड ग्रंथि द्वारा उत्पादित होता है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। किसको? शरीर के मेटा मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब उसकी विकृति को कंट्रोल करता है। थायरॉयड ग्रंथियाँ थायरॉक्सिन जो है ये थायरॉयड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होती है। किसके द्वारा? थायरॉयड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होती है। यह गर्दन क्षेत्र में स्थित होती है। कहाँ पर? ये नेक में स्थित होती है। आयोडीन की कमी से थायरॉयड ग्रंथि प्रभावित होती है, जो घेंघा को जन्म देती है। किसको? गॉइटर को। गॉइटर जो है उसको उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ये होती है थायरॉक्सिन। ठीक है? ओके। अब इसके अगर मतलब हमने देखा कि इसका जो निर्माण स्थान है वो गले में स्थित होता है। ठीक है? इसका जो कार्य है वो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना, यानी कि शरीर की ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि यह शरीर के ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को नियंत्रित करता है, यानी कि कितनी एनर्जी का यूज़ हो रहा है और कितनी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, ये उसको नियंत्रित करता है। कौन? मेटाबॉलिज्म का यही अर्थ होता है, जो कि थायरॉक्सिन ये इसको कंट्रोल करता है। विकास और वृद्धि में सहायक होता है, यानी कि सपोर्ट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। ये एक तरीके से रेगुलेट करता है किसको? टेम्परेचर को। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर के तापमान को स्थिर रखने में मदद करता है। और हार्ट रेट की बात करें तो हार्ट रेट से संबंधित यानी कि हृदय की धड़कन को भी सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्थिर स्तर को जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी कंट्रोल करने का कौन काम करता है? थायरॉक्सिन काम करता है। थायरॉक्सिन का उचित स्तर शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। अगर थायरॉक्सिन का स्तर अधिक या कम होता है तो यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें कौन-कौन से आते हैं? एक को हाइपोथायरॉयडिज़्म और एक आता है हाइपरथायरॉयडिज़्म। ठीक है? तो ये बात हो गई थायरॉक्सिन हार्मोन की। गाइस, नेक्स्ट आता है ग्रोथ हार्मोन की। किसकी? ग्रोथ हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन।
वृद्धि हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? ये पीयूष ग्रंथि द्वारा, कि ठीक है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। अ, एक तरीके से ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम समझ सकते हैं कि वृद्धि हार्मोन, जिसे हम सोमेटोट्रोपिन भी कहा जाता है, कि इसे कहा क्या कहा जाता है? सोमेटोट्रोपिन, ट्रोपिन भी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, यानी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होता है। यह शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। अगर इसके जो मेन पॉइंट्स उसकी बात करें, तो निर्माण स्थान जो है इसका पिट्यूटरी ग्रंथि से बनता है, जो मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि। इसका जो हमने कार्य देख लिया कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होता है, यानी कि हड्डियों, मांसपेशियों और ऊतकों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। ठीक है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा का उपयोग करता है, शरीर में ऊर्जा के उपयोग को नियंत्रित करता है, जिससे रक्त में शर्करा और फैट का स्तर संतुलित रहे। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। शरीर की मरम्मत, यानी कि टिश्यूज़ की रिपेयर भी करता है, टिश्यूज़ की रिपेयर भी यह करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थर्ड हार्मोन जो आता है वो आता है एड्रे एड्रेनलिन हार्मोन। गाइस, एड्रेनलिन हार्मोन की खास बात यह है कि यह बीपी और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। किस किस को? बीपी एंड हार्ट बीट को, बीपी और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। कौन? एड्रेनलिन हार्मोन। यह किडनी में उपस्थित होता है। कहाँ पर होता है? किडनी में। वन सेकेंड गाइस, कहाँ होता है? ये किडनी में होता है। ठीक है। और यह एक तरीके से करो या मरो हार्मोन कह सकते हैं इसको, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है ये, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है, फाइट एंड फ्लाइट, करो या मरो हार्मोन कहते हैं। एड्रीनलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कि एड्रीनल ग्लैंड्स के द्वारा उत्पादित होता है। यह हार्मोन शरीर की लड़ाई या भागो, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया, यानी कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, जो शरीर को संकटपूर्ण स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया के देने के लिए तैयार किया जाता है, तैयार करता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके निर्माण स्थल की, तो हमने कहा कि यह जो एड्रिनल ग्रंथियां होती है, ये मेडुला से बनता है। किससे बनता है? मेडुला से बनता है। अब ये जो कार्यकर इसके हमने जो देखे हैं, वो कौन कौन से हैं? कि शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करना, कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिससे कि हमें थोड़ा सा, मतलब हमारा जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है इसमें। ठीक है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, शरीर को बहुत, मतलब अधिक रक्त की और ऑक्सीजन मिलने लगती है जब ये हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। श्वास की गति बढ़ जाती है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, पाचन क्रिया को धीमा कर देता है, यानी कि स्लो डाइजेशन सिस्टम काम हो जाता है, यानी कि पाचन की जो प्रणाली है वो उसको कम प्राथमिकता देता है, ताकि शरीर अपने अन्य आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके। तो ये होता है इसके एड्रिनल हार्मोन के वर्क। ठीक है। एड्रेनलिन का चिकित्सकीय उपयोग की बात करें, तो एक तरीके से कार्डिक अरेस्ट जैसे मामलों में इसको चिकित्सकीय उपयोग किया जाता है। भाई गाइस, नेक्स्ट जो हार्मोन आता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, वो है इंसुलिन। इंसुलिन कौन सा? नेक्स्ट आता है इंसुलिन। इंसुलिन, गाइस, इंसुलिन जो है ये पेनक्रियास से स्त्रावित होता है। कहाँ से होता है? ये होता है पेनक्रियास से स्त्रावित होता है। ठीक है। यानी कि अग्नाशय से। यह शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। किसको? शुगर लेवल को, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है। और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को भी, ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करता है। किसमें? ब्लड में।
पेनक्रियाज जो है, अगर हम बात करें पेनक्रियाज की, तो ये एक तरीके से सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी जो सेल्स हैं पेनक्रियाज की, वो बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंग्रेंस, ठीक है, इसको भी कह सकते हैं हम। अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो ये बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट आइसलेट ऑफ लैंग्रेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसको? पेनक्रियाज की जो सेल्स होती है। गाइस, अगर हम जो हमने देखा कि इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन जो है ये एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज द्वारा उत्पन्न होता है। यह शरीर में ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करता है और कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए शर्करा यानी कि शुगर का उपयोग करने में मदद करता है। अगर मेन पॉइंट्स की बात करें तो इंसुलिन का निर्माण पेनक्रियाज में होता है। कहाँ होता है? पेनक्रियाज में होता है। का इंसुलिन का निर्माण पेनक्रियाज में स्थित बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। कौन सी द्वारा? बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, कार्य वही रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, स्टोरेज ऑफ शुगर यानी कि शर्करा का संग्रहण करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, ये ऊर्जा का उत्पादन करता है और फैट का स्टोरेज करता है, यानी ये वसा का संचय करता है। गाइस, इंसुलिन शरीर के सामान्य शर्करा स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, हेल्पफुल होता है। यदि इंसुलिन का उत्पादन कम हो या इसका उपयोग शरीर में ठीक से न हो तो डायबिटीज जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर डायबिटीज की बात करें तो ये तो एक तरीके से डायबिटीज जो है वो टाइप वन दो तरीके से होता है। कौन कौन से? एक तो टाइप वन और टाइप टू। टाइप वन की बात करें तो टाइप वन जो है वो, वन सेकेंड, टाइप वन की बात करें तो टाइप वन मधुमेह यानी टाइप वन डायबिटीज, इसमें पेनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। और टाइप टू की बात करें तो टाइप टू जो है वो शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है। ठीक है, टाइप वन में तो होता है कि पेनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करता, और टाइप टू डायबिटीज़ में शरीर जो है, बॉडी जो है वो इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है। इंसुलिन इंजेक्शन की बात करें तो मधुमेह के रोगियों के लिए इंसुलिन इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अगर किसी को डायबिटीज़ हो रही है तो उसे इंजेक्शन की फॉर्म में इंसुलिन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज सेक्स हार्मोन की। ठीक है, सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो ये एक तरीके से पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग होता है। अगर मेल में बात करें तो टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में बात करें तो यह होता है एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे कि अगर सेक्स हार्मोन की बात करें, इनके लिंग हार्मोन की बात करें, तो लिंग हार्मोन वे हार्मोन हैं जो शरीर के लिंग विशेष गुणों और प्रजनन प्रणाली यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम के डेवलपमेंट और उनकी वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होते हैं और उनके जो प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर बात करें हम मेल सेक्स हार्मोन की यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, तो यह प्रमुख पुरुष लिंग हार्मोन है। पुरुषों में शारीरिक विशेषताओं जैसे मांसपेशियों का विकास, आवाज में बदलाव और शुक्राणु उत्पन्न उत्पादन को कंट्रोल करता है। इसे अंडकोश यानी कि टेस्टिस द्वारा उत्पादित किया जाता है। किसके द्वारा? टेस्टिस के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब बात करें फीमेल हार्मोन की, जो कि एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन की बात करें तो यह एक तरीके से मेन फीमेल सेक्स हार्मोन है। महिलाओं में स्तन का विकास, मासिक धर्म का चक्र और रिप्रोडक्शन जो कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। इसे ओवेरीज द्वारा उत्पादित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अंडाशय के द्वारा। वन सेकेंड गाइस।
किसके द्वारा? ओवरीज के द्वारा इसको स्त्रावित किया जाता है, ठीक है, यानी कि अंडाशय के द्वारा। अब बात करें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, यह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान दौरान अंडाशय द्वारा उत्पादित यानी कि ओवरी द्वारा उत्पादित होता है और गर्भाशय को गर्भधारण करने के लिए तैयार करता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। मासिक धर्म के दूसरे भाग में भी इसका स्तर बढ़ जाता है। किसका? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। अगर बात करें हम सेक्स हार्मोन का, जो वर्किंग है वो ये है कि यह रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, यानी कि ये जो हार्मोन शरीर को प्रजनन के लिए तैयार करते हैं, जैसे कि एग और स्पर्म का प्रोडक्शन, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि ये हार्मोन पुरुष और महिला की शारीरिक विशेषताओं जैसे मांसपेशियां, स्तन, शरीर की संरचना का विकास करते हैं। मासिक धर्म चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन धर्म चक्र को मासिक धर्म चक्र को कंट्रोल करते हैं। अगर हम सेक्स हार्मोन शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल बदलाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन? सेक्स हार्मोन जो है वो फिजिकल, मेंटली और हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो जीवन के विभिन्न चरणों में होते हैं, जैसे कि किशोरावस्था, गर्भावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है गाइस, साथ ही अब एक और हार्मोन की बात करते हैं, वो है मेलाटोनिन। क्या? मेला मेलाटोनिन, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये नींद को नियंत्रित करता है। किसको? ये नींद को नियंत्रित करता है। ये पीनियल ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। और ये मस्तिष्क में उपस्थित होता है। कहाँ होता है? ये होता है ब्रेन में। ये नींद को कंट्रोल करता है, पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। और कहाँ होता है? ये ब्रेन में होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि मेलाटोनिन हार्मोन मुख्य रूप से नींद और जागने की साइकिल को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। हमने पढ़ ही लिया कि कहाँ होता है ये पीनियल ग्लैंड द्वारा रात के समय में उत्पन्न होता है, ठीक है। ये रेगुलेट करता है किसको? नींद को। मेलाटोनिन नींद के चक्र को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर को रात में सोने और दिन में जागने का संकेत मिलता है। एक तरीके से कह सकते हैं इसे बायोलॉजिकल घड़ी है। ये एक तरीके से कह सकते हैं बायोलॉजिकल, जो मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये बायोलॉजिकल क्लॉक होती है एक तरीके से, यानी कि शरीर की जैविक घड़ी को निर्धारित करता है, जिससे नींद और जागने का सही समय तय होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। कैसे? कि मेलाटोनिन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है, जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। मेलाटोनिन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है, जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है, ठीक है। यानी कि अब अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस इसका यही है कि ये स्लीप इम्प्रूव्स स्लीप, यानी नींद में सुधार। मेलाटोनिन को अक्सर नींद संबंधी समस्याओं जैसे कि अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया के इलाज के लिए यूज किया जाता है। बैलेंस्ड स्लीप साइकिल यानी कि संतुलित नींद चक्र, यह हार्मोन शरीर के प्राकृतिक नींद और जागने के चक्र को संतुलित करता है, ठीक है। गाइज, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी कि जो पेनक्रियाज है, अग्नाशय ग्रंथि है, यानी कि पेनक्रियाज पेनक्रियाज ये एक तरीके से शरीर की सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथि है, ठीक है। अंत सेकंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट लार्जेस्ट की बात करें तो ये कौन सी है? ये होती है थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी? थायराइड ग्लैंड्स। और अगर सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो वो है पेनक्रियास, यानी कि अग्नाशय ग्रंथियां। तो गाइज, पशु हार्मोन यानी कि एनिमल हार्मोन की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में मैंने आपको यहाँ दिखाया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये गर्दन में स्थित होती है। आयोडीन की कमी से इसमें घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ हार्मोन की, यानी कि वृद्धि हार्मोन।
ये पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी कि मास्टर ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जिसे सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। किसमें? ग्रोथ हार्मोन में। कम मात्रा से बौनेपन और अधिक मात्रा से एक्रोमेगली हो जाता है। ठीक है? ये एक्रोमेगली क्या चीज़ है? एक्रोमेगली एक एक मेडिकल सिचुएशन होती है। ये तब होती है जब शरीर में ग्रोथ हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन होता है, खासकर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा। यह आमतौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ट्यूमर के कारण होता है, जो अत्यधिक ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन करता है। ठीक है? अब इसके जो मुख्य लक्षण की बात करें एक्रोमेगली में, तो इसमें हाथ और पैरों का बढ़ना, ठीक है? चेहरे की विशेषताएँ, यानी कि चेहरे की हड्डियाँ, नाक और आकार का बढ़ सकता है। जबड़े और माथे का आकार बढ़ सकता है, दाँतों के बीच दूरी बढ़ सकती है, स्किन की समस्या आ सकती है, संवेदनशीलता, जोड़ों में दर्द हो सकता है और भी कई अन्य इसके लक्षण होते हैं। ठीक है? बात करते हैं नेक्स्ट एड्रिनल ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड की। ये ब्लड प्रेशर और हृदय की धड़कन हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। गुर्दे के ऊपर स्थित होता है। कहाँ होता है? गुर्दे के ऊपर स्थित होता है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसे कहते हैं। किसको? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को। इसकी कमी से जो होता है ये एडिशन रोग हो जाता है। ये एडिशन रोग क्या है? ये एक तरीके से हार्मोनल डिसऑर्डर है। क्या है? हार्मोनल डिसऑर्डर, जिसमें शरीर के एड्रिनल ग्लैंड्स का कार्य सही तरीके से नहीं होता है। यह ग्लैंड्स शरीर के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है और ये कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन करते हैं। ठीक है? एडिशन रोग में इन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। जैसे इसमें इसके मुख्य लक्षण है फैटिग यानी थकान होना, वजन का घटना, है ना, नमकीन खाद्य पदार्थों की इच्छा होना, लो ब्लड प्रेशर, डार्कनिंग ऑफ स्किन, मसल्स और जॉइंट पेन होना, लॉस ऑफ एपिटी यानी भूख में कमी, मनोबल गिरना, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सब इसके कारण होता है। किसमें होता है? एडिशन रोग में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब बात करते हैं पौधों की गति के बारे में। गाइस जो एनिमल हार्मोन के जो इम्पोर्टेंट हैं हमने उनके बारे में बात की थी। अब बात करते हैं पौधों की गति यानी कि प्लांट मूवमेंट्स के बारे में। प्लांट मूवमेंट जो है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है नेस्टिक मूवमेंट और एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट वे गति यानी वे मूवमेंट होती है जो पौधों में बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में होती है, लेकिन इनका दिशा परिवर्तन स्थिर नहीं होता है। यानी कि ये जो है ये वृद्धि से संबंधित नहीं होती। उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं कि स्पर्श से होने वाली गति यानी कि थिग्मोनेस्टिक गति जो है, जैसे छुई मुई का पौधा है। छुई मुई का पौधा एक तरीके से नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट की यानी कि ट्रॉपिक गति की। तो इसमें आता है फोटोट्रॉपिज्म। ये एक तरीके से प्रकाश की प्रतिक्रिया होती है, प्रकाश के प्रति रिएक्शन होता है। अगर इसमें दो तरीके से होती है, कौन कौन सी? एक तो होती है सकारात्मक गति, ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट, जो कि शूट्स की ओर होते हैं। कहाँ पे? तने की ओर। एक होती है नेगेटिव मूवमेंट, जो कि रूट्स दूर होती है, रूट से दूर होती है। ठीक है? यानी कि इसमें नेगेटिव मूवमेंट में क्या होता है, जो जड़ें होती है वो काफ़ी दूर हो जाती हैं। एक अब आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। ये नेस्टिक मूवमेंट का ही एग्जाम्पल है हाइड्रोट्रोपिज्म। इसमें पानी के प्रति प्रतिक्रिया होती है। यह गति पानी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के प्रति इसमें रिएक्शन होती है। वाटर के प्रेजेंट में और वाटर के एब्सेंट में इसका रिएक्शन होता है। अगर इसके पॉजिटिव मूवमेंट की बात करें तो ये रूट्स की जो जड़ें होती है वो पानी की ओर होती है। कहाँ पे होती है? जड़ें पानी की ओर होती है। और अगर नेगेटिव मूवमेंट्स की बात करें तो ये तने से दूर होती है। गाइस आप देख सकते हैं कि जो फोटोट्रॉपिज्म है ना, इसमें तो जो पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है इसमें तो हो रहा है शूट्स की ओर, और इसमें जो पॉजिटिव मूवमेंट्स हो रहा है वो हो रहा है पानी की ओर। यानी जो रूट्स हैं वो जड़ें जो हैं वो पानी की ओर भागती है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी कि ये जल को ज़्यादा केयर करती हैं, जल को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखती हैं। तो ये जो जड़ें हैं ये पानी की ओर भागती हैं।
और अगर नेगेटिव ट्रॉपिज्म की बात करें तो ये तने से दूर होती है। जितनी ज़्यादा जड़ें पानी की ओर भागेंगी, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये शूट्स से यानी कि तने से दूर होते जाएंगे। ऐसे ही हमने ये देखा कि जो फोटोट्रॉपिज्म में प्रकाश कहाँ होता है, कहाँ से आता है, ये आता है एटमॉस्फेयर से, यानी कि वातावरण से। तो वातावरण एक तरीके से ज़मीन से ऊपर होता है। अब ज़मीन से ऊपर होता है तो ये कह सकते हैं हम, जो पॉजिटिव मूवमेंट है, सकारात्मक गति है, जो ये जो तने की ओर होती है, ठीक है? और नेगेटिव गति जो है, यानी कि वातावरण से दूर भागने का कौन काम करेगा? इसमें करेगा रूट्स, यानी कि इसमें जो जड़ें हैं वो दूर होती जाती हैं, ठीक है? एक नेक्स्ट आता है इसमें केमोट्रॉपिज्म। ये एक रासायनिक उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया होती है। ये भी एक किसके प्रति? केमोट्रॉपिज्म किसके प्रति? केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उसके प्रति, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं, इस नेक्स्ट आता है जियोट्रॉपिज्म। कौन सा? जियोट्रॉपिज्म। ये एक तरीके से गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रिया होती है, ठीक है? और अगर हम पॉजिटिव, अच्छा, केमियोट्रॉपिज्म की में उदाहरण की बात करें तो जो पोलन ट्यूब्स का जो ओव्यूल होता है, पोलन ट्यूब्स का ओव्यूल की ओर बढ़ना, पोलन ट्यूब्स का, गाइस, पोलन ट्यूब्स का ओव्यूल की तरफ बढ़ना, यानी कि पराग नलिकाओं का अंडाशय की ओर बढ़ना, ये किसका एग्जाम्पल है? ये केमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। जियोट्रॉपिज्म की बात करें तो ये गुरुत्वाकर्षण के प्रति रिएक्शन होती है इनकी। और पॉजिटिव मूवमेंट की बात करें तो ये जो जड़ें हैं वो गुरुत्व की ओर, यानी ग्रेविटेशनल की ओर बढ़ती हैं। और नेगेटिव मूवमेंट की बात करें तो ये शूट्स जो हैं वो ग्रेविटेशन से विपरीत दिशा में बढ़ते हैं, यानी कि जिधर ग्रेविटेशन है उससे विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेंगे नेगेटिव मूवमेंट में। और पॉजिटिव मूवमेंट में जो रूट्स हैं वो ग्रेविटेशन की ओर बढ़ती हैं, ठीक है? तो गाइज ये बात हुई हार्मोन्स की, जिसमें हमने एनिमल हार्मोन और प्लांट हार्मोन के बारे में चर्चा की थी। आप इस लेक्चर में और ज़्यादा और बेहतर कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए इस लेक्चर को 2 से 3 बार रिवाइज मोड पर देखिए। तो गाइज आप अगर इस स्टेप्स को फॉलो अप करेंगे तो निश्चित तौर पर एग्जाम में एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है? यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।